आपने बीएससी किया, आपने एलएलबी किया, आपने एलएलएम किया, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, तो किन लोगों का सहयोग मिला? खास करके मैं माता पिता अभिभावकों को लेकर के अगर बात करूं तो किस तरीके से उनका सहयोग रहा? नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें हमारा। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपने इस खास शो में हम उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक कार्य योजना बनाई और अपना मुकाम बनाया। तमाम सारे ऐसे अहम विभाग रहे हैं जहां पर जिम्मेदार पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और आज ऐसे ही वो शख्सियत हैं अजय जौहरी जी, जो कि यूपीएसआरटीसी में वित्त नियंत्रक के पद पर तैनात। अजय जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। धन्यवाद। अजय जी, जब हम यूपीएसआरटीसी को लेकर के बात कर रहे हैं, जब से आप आए हैं विभाग में, किस तरीके से एक वित्त नियंत्रक एक अहम पद होता है, एक अधिकारी का पद आप बखूबी संभाल रहे हैं, आपको खुद क्या लगता है कि कितना बदलाव आया आपके आने के बाद? मैं जब इस विभाग में आया 1 जुलाई 24 को, उसके बाद कुंभ जैसा चैलेंज हमारे सामने था, जिसमें हमको 8,000 बसें खरीदनी थी। सरकार ने हमको 1,500 करोड़ रुपया दिया। इसकी वजह से हम लोगों ने ससमय बसों को ख़रीदा, उसका संचालन कराया। कुंभ में आपको जान कर के अच्छा लगेगा कि यूपीएसआरटीसी ने लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं को, स्नानार्थियों को अपने वाहन में एक तरीके से गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। और आपको ये भी जान कर के अच्छा लगेगा कि एक भी एक्सीडेंट नहीं हुए और एक भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ हमारी बसेस का। उसका कारण ये था कि हमारी बसेस जो हैं बिल्कुल नई थी। दूसरा ये कि हमारे जो है ड्राइवर कंडक्टर बिल्कुल अनुशासित थे और उनको इस तरह से ट्रेंड किया गया था कि वो कुंभ में ऐसा परफॉर्मेंस दें जिससे कि उनको प्रशस्ति मिले, और मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रशस्ति भी दी। सारे हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स जो कि उसमें लगे हुए थे कुंभ में, उनको 10-10 हज़ार रुपये का बोनस भी दिया गया। जी बिल्कुल। अजय जी, अभी आपने देखा कि अभी आपने 53वां स्थापना दिवस भी किस तरीके से मनाया, कार्यक्रम का आयोजन हुआ बड़े पैमाने पर, मंत्री जी भी आए, तमाम सारे अधिकारी थे। एज बिंग जर्नलिस्ट मेरा आपसे सवाल है, जब हम यूपीएसआरटीसी को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने कोरोना में भी बहुत अच्छा किस तरीके से रोडवेज ने काम किया, बहुत अच्छा किस तरीके से दूर दूर से वहां पर लाए लोगों को। अब अगर मैं आगे के एक विजन की बात करूं, क्योंकि आपने तमाम सारे संस्थानों में काम किया है एक अहम पद पर, तो इसलिए आपका एक विजन है। अब इस विभाग को कहां से कहां तक ले जाना है अजय जौहरी जी को? सरकार का मोटो यह है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, जिसमें कि परिवहन विभाग की अहम भूमिका है। इसमें ऐसा एक्सपेक्टेशन किया गया है सरकार द्वारा, हम लोगों को ये मैंडेट दिया गया है कि कम से कम आपकी फ़्लीट 25,000 बसेस की हो। आज की तारीख में जब मैं ज्वाइन किया था तो उसमें 12,000 की फ़्लीट थी, जिसमें 9,000 बसेस हमारी थी और 3,000 बसेस हम अनुबंधित के माध्यम से चलाते थे। वर्तमान में हमारी फ़्लीट 15,000 की है और इसको बढ़ा करके 25,000 की फ़्लीट हमको करनी है। हमको गांव-गांव से जोड़ना है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध कराना है। जितना ज़्यादा हम जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा यात्रियों को हम ढोएंगे, उससे हमारा जीवीए बढ़ेगा। जीवीए का मतलब ग्रास वैल्यू एडिशन, उससे हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपना योगदान दे सकते हैं। जो मैंडेट हमको मिला है उस मैंडेट को हम लोग पूरा करेंगे और इस प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में परिवहन विभाग का पूरा योगदान रहेगा। जब आपने बीएससी किया, आपने एलएलबी किया, आपने एलएलएम किया, आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई की, तो अब सिस्टम आप वर्तमान में किस तरीके से देख रहे हैं कि आपका एक पढ़ाई का दौर था, अब एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के? देखिए, टेक्नोलॉजी का समय है, इस समय सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। जो हम लोग पुस्तकों में पढ़ा करते थे, कापियों पे लिखा करते थे, चीज़ें आज सब टैबलेट में आ चुकी हैं। आपके इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें आ चुकी हैं। आपके जो है इस टेक्नोलॉजीज़ ने इस चीज़ को इतनी पारदर्शी कर दिया है, पढ़ाई लिखाई से लेकर के सारे सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से रन करने के लिए पूरी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए अगर, तो बहुत अच्छे से उसका रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह से पढ़ाई में भी अगर टेक्नोलॉजी का, अब तो चैट जीटीपी आ गया है, चैट बॉट आ गया है, कुछ भी आप पूछिए कंप्यूटर जवाब देता है, एआई का ज़माना है। तो मुझे लगता है कि आधुनिक बच्चे आधुनिक तरीके से अगर पढ़ेंगे तो बहुत आगे निकलेंगे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि किसी भी ऑर्डिनरी व्यक्ति को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूं, भाई देखिए, आप
बड़े पद पर हैं, आपको भी लोग पढ़ते हैं, आपके व्यक्तित्व, आपके कृतित्व को। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो ये शो देख रहे हैं, और ख़ास करके वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो एक अधिकारी बनने का जो सपना सजोए हैं, उनके लिए क्या कुछ सुझाव है? उनके लिए सुझाव मेरा ये है कि जिस भी कार्य को आप अपने हाथों में ले रहे हैं उसमें पूरी लगन के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, बिना किसी डेविएशन के अगर अपना 100% समर्पण देंगे तो ज़रूर आपको अपना लक्ष्य हासिल होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पहले आकलन कर लें, आकलन करने के बाद टेक्नोलॉजी को उसमें इंट्रोड्यूस कर लें और उसका साथ लेते हुए अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना पूरा समर्पण करें तो ज़रूर उनको जो है लक्ष्य प्राप्ति होगी और सफलता मिलेगी। लक्ष्य प्राप्ति की आपने अजय जी बात की, और लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष भी किस तरीके से करना पड़ता है। जब आपके संघर्ष के दिन थे तो किस तरीके से आपको किन किन लोगों का सहयोग मिला? खास करके मैं माता पिता अभिभावकों को लेकर के अगर बात करूं तो किस तरीके से उनका सहयोग रहा, किस तरीके से आपको डांटते थे, भाई अब ये बड़ा उत्सुकता हो रही है जानने की, तो आपका क्या पैटर्न रहता था पढ़ाई का? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे माता पिता के अलावा हमारे एक बड़े भाई साहब थे जो कि डॉक्टर थे और बाद में आईपीएस बने। तो जब वो आईपीएस की तैयारी कर रहे थे तो मैं उस समय बीएससी में था, तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप डॉक्टर बन गए हैं तो अब आप क्यों पुलिस अधिकारी बनना चाहते हैं, आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि आईएएस और आईपीएस ये रूल करते हैं, तो भले ही मैं डॉक्टर हूँ तो मैं रूल करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर आईएएस की परीक्षा दी और वो आईपीएस में सेलेक्ट हुए। सुधाकर जौहरी उनका नाम है। उनकी प्रेरणा से मैंने भी इस दिशा में अपना कदम बढ़ाया और मैंने आईएएस और पीसीएस की परीक्षा दी। पीसीएस में मुझे सफलता भी मिली 92 बैच में। मेरे पिताजी सदैव मेरे पीछे जो है एक तरीके से मतलब छाया बन के खड़े थे और वो कहते थे कि आप अपना 100% इसमें दो और जो भी आपको सफलता मिलेगी वो हम लोग जो है स्वीकार करेंगे। और ईश्वर ने हमको सफलता दी। मैं आने वाली पीढ़ी से अपने जो भी हमको सुन रहे हैं उनको प्रेरणा स्वरूप यही कहूँगा कि जिस भी कार्य को आप करें उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करें, समर्पण के साथ करें और उसमें टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करते हुए, इन्वॉल्वमेंट करते हुए करें। अजय जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, और आप जितना बताते जा रहे हैं मन करता है उतना ही और पूछें। जब एक टर्निंग पॉइंट की जब बात होती, कभी कभी लगता है कि हाँ एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ या बहुत जीवन में संघर्ष है, चलो कोई छोटी मोटी जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। अमूमन जैसा होता है अक्सर कि कोई आईएएस में नहीं हुआ तो पीसीएस में हुआ, फिर एसएससी में हुआ, इस तरीके से। तो कभी जीवन में वो टर्निंग पॉइंट आया? क्योंकि वो टर्निंग पॉइंट बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करेगा। ज़रूर, बिल्कुल सही आपने पूछा। मैंने एलएलबी किया था और उसके बाद मैं एलएलएम कर रहा था। उसी समय मैंने पीसीएसजे की परीक्षा दी। पीसीएसजे की परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हुआ। मैंने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू का जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ के लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। उसमें मैं काफ़ी हताश भी हुआ, लेकिन वही हमको प्रेरणा दिया कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपकी जो है जुडिशियल फील्ड डेस्टिनी ना हो तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में या किसी और फील्ड में आए। तो मैं उस प्रेरणा से आगे बढ़ा और मुझे लगा कि एक असफलता आपको क्या नाम है सदैव के लिए असफल नहीं करेगी, बल्कि आगे की सफलता के लिए द्योतक है। तो मैं मानता हूँ कि सफलता असफलता पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ संघर्ष है और अल्टीमेटली तो जीत होती ही है। और जो प्रयास करते हैं, जो दौड़ते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, वही अंतिम मंजिल तक पहुँचते हैं। और मंजिल उनको मिलती है जो लगातार संघर्षरत रहते हैं। और आज भी देखिए अजय जी का संघर्ष अनवरत यूं ही जारी है। अजय जी, एक सवाल बस जो अक्सर मुझे इस सवाल का सामना भी करना पड़ता है, जब आपने कहा असफलता कभी मिलती है, एम्बिशियस कितने होते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा किस तरीके से होती है, शायद वो जो प्रेशर माँ बाप का होता है और बेटा अगर नहीं चेत करता तो इस तरीके की जो चीज़ें अख्तियार करता है, उसके लिए क्या कुछ हमारे दर्शकों के माध्यम से कहना चाहिए? देखिए, जो टीनेजर बच्चे हैं इंटरमीडिएट के बाद जो है एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रयास करते हैं, जो लक्ष्य लेकर चलते हैं उसमें असफलता मिलती है तो कभी कभी वो गलत कदम
या ये कह लीजिए अपने जीवन को समाप्त करने का कदम उठा लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वो बच्चे जो है टीनेजर हैं, उनके में जो है एक तरीके से भावनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो रैशनल नहीं होते हैं, अपनी चीज़ों का विश्लेषण नहीं कर पाते। तभी आपने देखा होगा जो सीनियर बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के घटनाएँ कम होती हैं, टीनेजर बच्चों में ज़्यादा होती है। मैं उनको यही कहूँगा कि बेटा जो है यही मंजिल नहीं है तुम्हारी, मंजिल बहुत आगे है। असफलताओं से सफलताओं की मंजिल निकलती है। अगर हम लोग भी इंटरमीडिएट पास करने के बाद MBBS के लिए उन्होंने PMT वगैरह दिया था, अगर हम लोग सफल हुए होते तो फिर LLB LLM करके और PCS में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका मतलब ये है कि आपकी राह दूसरी है, तो ये मानते हुए आगे के जीवन को निर्वहन करें, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और सोसाइटी को भी मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को हमने तो देखा है कि जिसको चलना नहीं आता वो आपको दौड़ना सिखाता है। तो समाज के ऐसे लोगों को भी मेरा उनको सजग कर रहा हूँ कि आप कभी भी क्रिटिसाइज़ न करें। जो भी बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी कारण से कोई असफलता मिल रही है, तो उसको दूसरा मार्ग दिखाएं। दूसरे रास्ते हैं, बहुत रास्ते हैं और बहुत मंजिलें हैं, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और हमारे दर्शक जो हैं वो अजय जी की बात पर ज़रूर, और ख़ास करके उनके अभिभावक ज़रूर आत्मसात करेंगे, तो निश्चय ही किस तरीके से बड़ा परिवर्तन आप पाएंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में। अभी आपने अजय जी एक बात कही कि CPMT PMT का किस तरीके से नहीं उस समय क्लियर हुआ, लेकिन एक चीज़ है कि आपने मरीजों की नब्ज़ उस वक्त नहीं पकड़ पाए, लेकिन अब आपने विभाग की नब्ज़ अच्छे से पकड़ी है। जो वित्त वाला विभाग है वही आप संभाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं हुआ था उसमें हम लोगों का सिलेक्शन, लेकिन आयुर्वेद में हुआ था। जी। तो पिताजी का कहना था कि या तो MBBS में सिलेक्शन हो, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा राह पकड़ो, तो BAMS नहीं करना है। तो इस वजह से हम लोग उसमें नहीं गए। तो लेकिन ये है कि जो भी कार्य हम लोगों को मिला उसको पूरे डेडिकेशन के साथ, और हम तो फाइनेंस के हैं, तो कहीं भी हम लोग जो है सरकार के रिसीट ऑफ पेमेंट और किस तरीके से उसका सही उपयोग हो रहा है, औचित्यपूर्ण उपयोग हो रहा है, इस पर हम लोग ध्यान फोकस करते हैं, ताकि जो है जो टैक्स पेयर्स की मनी है जो सरकार के पास जाती है और सरकार उसको विभिन्न विभागों के माध्यम से जन कल्याण के लिए लगाती है, उसका सही सदुपयोग हो सके, उस पर हम लोग वॉचडॉग का काम करते हैं। जी, आपने अन्य विभागों में भी किस तरीके से काम किया, जल निगम सहित तमाम सारे ऐसे विभाग हैं, वहाँ की कार्यशैली और किस तरीके से वर्तमान की कार्यशैली में कुछ अंतर पाते हैं, या आपको खुद क्या लगता है? इस सवाल का जवाब जरा दिल से दीजिएगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हम लोग जब ट्रेजरी को ज्वाइन किए 96-97 में, तो हमने ये पाया कि अभी हम लोग जो है कंप्यूटराइजेशन के और इंट्रोड्यूस हो रहे थे, और आपको बताएं कि वहाँ के जो स्टाफ था वो इसका विरोध करता था कि कंप्यूटराइजेशन ना किया जाए, मैनुअल प्रोसेस चलने दिया जाए। लेकिन आज मैं बताऊं आपको, यदि मैं कहूं कि कंप्यूटर हटा लिया जाए और आपको मैनुअल काम करना होगा, तो यही कर्मचारी विरोध करेंगे कि नहीं, कंप्यूटर रहने दिया जाए, मैनुअल हम लोग नहीं कर पाएंगे। ये एक फेज़ है जिसमें ट्रांजिशनल फेज़ था, जिसमें कंप्यूटर धीरे धीरे करके और एक तरीके से कह लीजिए टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके विभागों में अधिरोपित हुई, और आज की तारीख में सारा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है। यहाँ तक कि हमारी सारी बसेज में VLTD लगा हुआ है, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। इससे ये पता लगता है कि कौन सी व्हीकल कहाँ है। स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगी हुई है, पैनिक बटन डिवाइस लगी हुई है। तो कहने का मतलब है कि और कार्यालयों में भी जगह जगह CCTV लगे हुए हैं। सारी चीज़ें कंट्रोल्ड हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो चीज़ें बदल रही हैं, विभाग बदल रहा है, और बायोमेट्रिक्स के माध्यम से, जैसे मैं उसमें फूड विभाग में था, तो राशनिंग में काफ़ी इधर उधर हेराफेरी थी, लेकिन बायोमेट्रिक्स के माध्यम से आलोक कुमार साहब उसमें खाद्य आयुक्त थे, उसको हम लोगों ने ठीक किया, और अब जो है सही व्यक्ति को खाद्यान्न मिलता है। वन विभाग में इसी तरह से तमाम तरह से लकड़ियों का इधर से उधर होता था, उसके वन माफिया होते थे, वहाँ पे तमाम वन चीज़ें होती थी जिसको जो है संभालना होता था, उसको भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वन्य जीवों को भी संभाला गया।
पर्यटन में हम लोग थे, तो आप समझिए आज टेक्नोलॉजी का ही फ़ायदा लोगों को मिला कि लोग पहले से बुकिंग करके, नहीं तो पहले हम लोग जाते थे नए स्थान पर, वहाँ पर मोटर व्हीकल लेते थे, उसके बाद वहाँ होटल बुक करते थे, जाकर के पसंद करते थे, रूम का पता नहीं रहता था क्या साइज़ है, किस रूप में है, कहाँ स्थित है। लेकिन टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज हमको पता है उस रूम के सारे दृश्य हम लोग जो हैं आप ऑनलाइन से देख चुके हैं कि उसका बाथरूम कैसा है, कौन सा साइड है, क्या व्यू आता है। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है। पर्यटन को भी बढ़ावा मिला इस टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा। देखिए कोई भी आदमी कहीं बाहर जाता है तो 3 चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, एकोमोडेशन, फूडिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी पहले से एकोमोडेट हो गई तो आप कहीं भी रह सकते हैं। तो होटल मिल जाता है, रेस्टोरेंट मिल जाता है, इसके अलावा वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, कैब वगैरह उपलब्ध हैं। तो कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत सरल किया है, टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को बहुत पारदर्शी किया है, और टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें जो हैं कंट्रोल्ड हैं। और आज की तारीख में तो डिजिटल युग है, सब चीज़ें आपको पता हैं कि कौन कहाँ कब क्या है। हम आप यहाँ बैठे हैं, डिजिटली हम लोग फाउंड हैं कि वी आर हियर। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं आज दुनिया की एक ग्लोबलाइजेशन हो गई, एक माउस की क्लिक पर पूरी दुनिया आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। जब हम जानकारी को लेकर के बात करते हैं, खास करके अगर हम युवाओं की बात हो गई, महिलाओं को लेकर के बात करें, विभाग ने अभी 3000 से ज़्यादा महिला कंडक्टरों की किस तरीके से खुली भर्ती की है, तो उनके लिए क्या कुछ आगे का है, क्या कुछ और बेहतरी है? कुछ लोगों के लिए अभी आपने भी आयोग ने नाम भी भेजे हैं कुछ और भर्तियों के लिए, तो क्या कुछ कार्य योजना है, कितने और लोग आने वाले? मैं आपको बता दें कि जब राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, हाँ। तो उस समय हमारे कुछ विधायक वगैरह वहाँ गए थे, जिनको ले जाने का काम हमारी बसों ने किया था। तो हमारे एमडी साहब ने उसमें डिसाइड किया कि जो भी बसें जाएंगी उसको चलाने वाले और जो उसको ले जाने वाले कंडक्टर और ड्राइवर होंगे वो महिलाएं होंगी। तो उन्होंने महिला कंडक्टर और महिला ड्राइवरों से वो चलवाया। मुख्यमंत्री जी ने देखा तो उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छी चीज़ है, एक अच्छी मुहिम है, और इस क्षेत्र में भी महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि विदेशों में तो बहुत महिलाएं ट्रक चलाती हैं, बस चलाती हैं, और रोज़गार को जो है परिवहन क्षेत्र में है उनका। तो फिर हम लोग ने इसके माध्यम से, NRLM के माध्यम से और स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से अभी हम लोगों ने 3-3.5 हज़ार महिलाओं को कंडक्टर के रूप में अनुबंधित किया है अपने यहाँ। उनको एक तरीके से रोज़गार दिया है, और बहुत आप समझिए कि अनुशासित रूप से और बिल्कुल टाइमली अपनी ड्यूटी करना ही है, और बिना किसी हेर फेर के। तो मुझे लगता है कि 50% एग्जैक्टली, बिल्कुल, इसका मतलब 50% का इनका योगदान होना है आने वाले समय में। ये लक्ष्य लेके हम लोग चल रहे हैं जी। अजय जी, जब हम बात कर रहे हैं सारे विभागों की, आपकी उपलब्धियों की, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब कभी सारे काम की बात बहुत सारी हो गई, जब कभी अजय जी तन्हाइयों में होते हैं, अकेले में होते हैं, तो क्या पसंद करते हैं? गाना, कविता? जरा ये भी दर्शक जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, रामचरितमानस जो है एक तरीके से आपका जो है मार्गदर्शक ग्रंथ भी है। जी जी। तो उसकी एक सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ हम आपको सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने एक तरीके से ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा, सठ सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरत बखानी, क्रोधहि सम कामहि हरि का था, ऊसर बीज बये फल जाथा, अस कहि रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। हुआ क्या कि जब वो सागर सुन नहीं रहा था तो लक्ष्मण जी कह रहे थे, क्यों आप इनसे विनय कर रहे हैं, और आपको इसको सुखा देना चाहिए। तो वो थोड़ा जो है गरम दल के आदमी हैं लक्ष्मण जी, तो उन्होंने रामचंद्र जी से अनुरोध किया। रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, पहले मुझे विनय कर लेने दो, अगर विनय नहीं मानेगा तो फिर वही करूँगा जो तुम कह रहे हो। तो उन्होंने ये चौपाई कही, उन्होंने कहा, सठ सन विनय, मूर्ख से विनय नहीं करना चाहिए। कुटिल सन प्रीति, कुटिल के साथ जो है प्रीति नहीं करनी चाहिए। सहज कृपन सन सुंदर नीति, जो आदमी कंजूस हो उससे कहो खर्च करे तो नहीं खर्च करेगा। उन्होंने कहा, काम ही हरि कथा, कामी से अगर को हरि कथा सुनाएंगे तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, और जो उससे कहिए कि विरत रहो तो विरत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सुंदर व्याख्या दी, और ऐसा कह करके उन्होंने कहा, इनका फल ऐसे ही होता है जैसे कि ऊसर में बीज डालना। अजय जी, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए, खास करके जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? यही है कि पूरे लगन और मन के साथ पूरे जो है
समर्पण के साथ अपना 100% देते हुए और पूरे मनोयोग के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगें और टेक्नोलॉजी को उसमें ज़रूर इन्वॉल्व करें। जैसे जो आज कल चैट GPT चला हुआ है, चैट बॉट है, इसके अलावा जो है जो भी टेक्नोलॉजी है जिस माध्यम से आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं संदेश के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपको अपने कार्यों में सफलता मिले। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे UPSRTC के वित्त नियंत्रक अजय जौहरी जी, जिन्होंने तमाम सारे सवालों के जवाब दिए, किस तरीके से विभाग की नीतियां और आगे का क्या कुछ विभाग का विजन है, और खास करके उन छात्रों के लिए भी मूल मंत्र जो पूरे आत्मविश्वास से तैयारी करें। और हाँ, जो खास बात अजय जौहरी जी ने कही कि तकनीक का इस्तेमाल साथ साथ करें, तो देखिए सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।